Hello students, welcome to all of you on this very bright and result sonic platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था पीरियाडिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने एटॉमिक यानिक रेडियस देखा था, आईपी देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा था और उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि रेडियस को बताने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियस बताने के लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। या हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरी करते हैं उनके लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग का जरूरी था, इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूरी था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम डाउन द ग्रुप जब आ रहे थे पी ब्लॉक में तो देखा गया था कि वहाँ पे जो लोअर स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और हायर की स्टेबिलिटी वहाँ पे घटती जाती है। इसके बाद से किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट की जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जो वैलेंसीज हैं, वो जो वेरी करती हैं, उनकी पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकती है, सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और कल आप लोगों ने खुद भी कई क्वेश्चन ट्राई किया था और आप लोगों ने सही आंसर भी दिया था। आई होप कि वो सारी बातों पे आपका कमांड ढंग से हो गया होगा। और अब कहीं से कोई पूछ ले कि इस एलिमेंट की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होंगी और इसमें वेरिएबल वैलेंसीज क्या क्या होंगी, तो आप सारी बात ढंग से बता पाएंगे। एक और पीरियाडिक प्रॉपर्टी अपनी बच जाती है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने निकाला था एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट का भी होता है, आप जानते हैं। हमने थोड़ा सा हिंट किया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो वेरिएशन आता है वैलेंसी में और स्टेट में, उसमें दो दो का गैप होता है। जैसे हम लोगों ने हेलोजन फैमिली में देखा था कि वहाँ पे क्या होता है 1, 3, 5, 7 ऐसे निकाल के देखा गया था। क्लोरीन के केस में मतलब वहाँ दो दो का गैप होता है, लेकिन हम ट्रांजिशन में देखेंगे वहाँ जो गैप होता है खाली एक एक का होता है। जैसे हो गया मान लिया 2 हो गया, 3, 4, 5 ऐसे आता है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर ले रहे हैं और उसके बाद से हम आगे बात कर लेंगे कि डी ब्लॉक में जो वेरिएशंस होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं। सर ये ब्लैक बोर्ड वाला देखते हैं अशोक सर, तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़े से डिफरेंस के साथ एक और टर्म यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों ने जो आईपी पढ़ा था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, याद करिए, उसमें यही कहा गया था ना कि वहां पे अगर कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, मान लीजिए आपने कहा इसका न्यूक्लियस है और सपोज करिए हमने थर्ड सेल का या थर्ड पीरियड का हमने एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पर मान ली कहा जाए कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना था और किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से या उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को हमको निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ा था उसी का नाम था आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी था। ये बात हम लोग पढ़े हैं। आज इसके ठीक उल्टे की बात करिए। हमने आईपी में क्या किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसका जस्ट अपोजिट, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो बात सारी वही रहेगी, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना है। तो मान लीजिए कहा दिया जाए कि हमारे यहाँ पर आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसका न्यूक्लियस है मान लीजिए, और सपोज करिए मैं यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ थर्ड पीरियड का जिसके पास 3 सेल्स यहाँ पर होंगी। तो इस आउटर मोस्ट सेल में मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस समय इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी जनरली रिलीज होती है
कभी कभी एनर्जी सप्लाई भी करना पड़ता है। तो बुक्स में जो लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एंटर होता है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन कुछ ऐसी केसेस भी हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी सप्लाई करना पड़ता हो, तो इसलिए हम क्या करें, बेटर हम क्या कहें, हम एनर्जी चेंज कह दें। तो कुछ केस में एनर्जी यहाँ पे रिलीज भी होती है और कुछ केस में यहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है, तो दोनों ही होता है यहाँ पर, इसलिए बेटर होगा हम क्या बोले, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी जो होती है रिलीज होती है और समटाइम सप्लाई करना भी पड़ता है, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, इसमें दोनों शामिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड, और चेंज में दोनों आ जाएगा, चेंज मतलब क्या, रिलीज्ड और सप्लाइड, इसमें दोनों ही आ जाएगा हम लोग का। सप्लाइड कब, जब हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स किसमें, आउटर मोस्ट सेल में ना, एंटर्स इन द आउटर मोस्ट सेल of an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, ये डिफिनीशन होती है, आप जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब ऐसा एटम जो बिल्कुल क्या हो, एकदम अलग थलग हो, इसका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड। तो इसी के आउटर मोस्ट सेल में जब हम इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे, जो एनर्जी का चेंज होगा, और चेंज मतलब चाहे एनर्जी सप्लाई करना पड़े चाहे एनर्जी रिलीज हो, दोनों हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, एटी में जानते हैं। अच्छा, ये सारी बात तो हो गई, तो ये बुकिश डिफिनीशन, इससे कुछ मिलने उलने वाला है नहीं, ठीक है ना। असल में है क्या कि जो जनरल ट्रेंड हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, उसमें यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ यहाँ एक्सेप्शन मिलते हैं, और उन्हीं एक्सेप्शन पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं इनफैक्ट। हालांकि हमको डिफिनीशन जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो आप सिंपली कह दे रहे हैं कि जब किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो जो एनर्जी चेंज होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। अच्छा, इसको हम एक लाइन में और कह सकते हैं, इनफैक्ट है क्या चीज, एक किसी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का मेजरमेंट होता है, मतलब किस एटम में कितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, उसी का मेजरमेंट होता है। तो आप एक बात और यहाँ पे कर सकते हैं, क्या चीज क्या है, कि ये क्या होती है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, या मेजर कह सकते हैं, मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये भी आप कह सकते हैं। एक बात आप और कह सकते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो आप जानते हैं एनायन फॉर्म करेगा, तो इसी बात को हम और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द एनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। एक बात और हम कह सकते हैं क्या, इसके लिए एक लाइन हम और जोड़ सकते हैं, वो ये है, ये क्या है, एक और बात हम कह सकते हैं, इट इज द एनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी, anion forming tendency of the atom,
आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से पलट के एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस मामले में डिफर करती है, जरा बताइए आप लोग। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े हैं और आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप में से कोई बताए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस मामले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफर करती है, जल्दी बताइए आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किस रेस्पेक्ट में डिफर करती है। देखिए हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मान लीजिए ए एंड बी टू एटम्स हैं, इनके बीच यहाँ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है ना। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी का मेजरमेंट होती है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन ले लेने की टेंडेंसी है। एक और डिफरेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टू एटम्स इन्वॉल्व हैं, टू एटम के बीच यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इन शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करना है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या कहा गया है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ध्यान दीजिएगा वहां पे अकेला एटम है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिंगल एटम इन्वॉल्व होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पे टू एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और उसी शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी का मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, मैं लिख भी दूं बल्कि अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग नहीं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुलिंग, अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, पुलिंग टेंडेंसी है ना। और यहाँ पे दो एटम, भैया जब आपने कहा दिया कि शेयर्ड है, दो एटम इन्वॉल्व होंगे तभी तो शेयरिंग यहाँ पर होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो होती है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन ले लेना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, और वो भी किसकी, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ते बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Ea, ठीक है ना। और दोनों ही आप जानते हैं थ्री सिस्टर में आती हैं, और थ्री सिस्टर का ट्रेंड हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एक्सेप्शन हालांकि आप जानते हैं अपनी जगह पे रहेंगे, आपको बताया भी जा चुका है, जिसमें मेजर एक्सेप्शन हम लोग कहाँ कहाँ पर पाए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे आईपी में हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड पीरियड में मिला के हम लोगों ने 4 पेयर्स ऑफ एक्सेप्शंस हम लोग पाए थे, उसको डिस्कस भी किया गया था वहां पे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो चूंकि भी थ्री सिस्टर का ही पार्ट होती है, तो जो आपने ट्रेंड पढ़ा था आईपी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वही ट्रेंड यहाँ पर भी अप्लाई होगा। फैक्टर की बात किया जाए तो जो जो फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर थ्री सिस्टर्स को पढ़ने में, वो सब के सब फैक्टर यहाँ भी अप्लाई होंगे। यानी अगर मैं शार्ट में अगर फैक्टर की बात कर दूं तो फैक्टर क्या होंगे, ये बात हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, थ्री सिस्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे तो ही फायदा होता है कि जो आपने आईपी में कहा था वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहिए और वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कहिए। हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब में होता है। आईपी में हम लोग यही पढ़े थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग यही पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
और दूसरी बात क्या कहा गया था, ये इनवर्सली रिलेटेड क्या होती है, साइज के, इनवर्सली रिलेटेड होती है साइज के, और डायरेक्टली रिलेटेड होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। बाकी सारी बातें आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर ट्रेंड की बात करूं कि ट्रेंड क्या है इन द पीरियाडिक टेबल, तो ट्रेंड इन पीरियाडिक टेबल जैसा आपने पहले कहा था बाकी सब के लिए वही बात यहाँ भी बोलिए। तो पीरियाडिक टेबल में हम जानते हैं कि साइज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, लाइक द वैल्यू ऑफ अदर थ्री सिस्टर्स। और एलॉन्ग द पीरियड ऑफ द रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं सेम एज दैट इन आईपी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक लाइन में हम कह सकते हैं सेम एज दैट इन आईपी, एकदम वही रिपीट हो रही है, सेम एज दैट इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। और इसका मतलब क्या है कि जनरली अलोंग द पीरियड क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। इसका मतलब यह है दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली, ध्यान दीजिए एक्सेप्शन है यहां पे, जनरली increases along the period from left to right, along the period from left to right, लेफ्ट से राइट में जाने पर आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है और डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो जनरल सी बात है, ये हमको जानना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है और डाउन ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, जैसा कि आईपी में होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें सब जनरल हैं, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्पेशलाइजेशन क्या है, इसमें दो एक्सेप्शंस हैं दो पेयर में, और वही एक्सेप्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को हमको रीजन सहित समझना है कि आप जो कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, तो जहां पे डिक्रीज करना चाहिए वहां वैल्यू इसकी इंक्रीज करती है, वो हमको एग्जांपल्स जानने चाहिए, वो एक्सेप्शन जानने चाहिए, और उसका एक्सप्लेनेशन अपने पास होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी जनरल ट्रेंड हम लोग देख लिया, सारे फैक्टर देख लिया, सारी बात हो गई। अब इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन वाली बात जो है वो स्पेशल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमको देखना है। बाकी जनरल बातें भी आप लोग ओवरलुक मत करिएगा, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आप भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो जनरल से लेके स्पेशल तक हर बात हमको यहाँ पर देखना है। तो जनरल हो गई, अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल की। देखिए मान लीजिए दो जगह आपको इसका एक्सेप्शन मिलता है, एक मिलता है जब आप आते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, और एक जगह मिलता है हेलोजन फैमिली में, ठीक है ना। देखिए जरा सा, हम मान लिया ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, ठीक। हम क्या पढ़े हैं अभी अभी, हमने क्या कहा कि डाउन द ग्रुप इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, एक आ गया था ना। इसका मतलब ये हुआ इस हिसाब से कि सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है वो कम होनी चाहिए तुलना में ऑक्सीजन के। रूल यही कहता है कि अगर डाउन द ग्रुप की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है, हमने यही ट्रेंड पढ़ा है ना, तो आप देख रहे हैं सल्फर नीचे ऑक्सीजन ऊपर है, तो ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में क्या इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए, और अगर डिक्रीज करनी चाहिए तो क्या होता है, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो कम होनी चाहिए तुलना में ऑक्सीजन के, लेकिन ये नहीं होता, ये रॉन्ग है, ये नहीं होता, इसका अपोजिट होता है। सल्फर का जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हायर होती है देन ऑक्सीजन। ये एक हमको ये देखना है, और दूसरा इससे ठीक बगल में जो फैमिली है वो कौन सी है, हेलोजन फैमिली। वहां हम देखते हैं
कि यहाँ पर मान लिया आपकी फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन है। हम लोग जनरल अभी भी क्या पढ़े हैं कि डाउन द ग्रुप इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होनी चाहिए। और अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो लेस होना चाहिए देन फ्लोरीन। लेकिन ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये रॉन्ग है। सही क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होती है देन फ्लोरीन। इनफैक्ट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट एमंग द पीरियोडिक टेबल होती है, याद रखिएगा। ये जो वैल्यू याद रखिएगा, आप इसको इंपॉर्टेंट मान के याद करिएगा कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, याद रखिएगा, हाईएस्ट होती है। तो हमको एक दो एक्सेप्शन देखने हैं कि ट्रेंड कुछ और कह रहा है, होता कुछ और है। ये दो पेयर आप याद कर लेंगे, एक ऑक्सीजन सल्फर पेयर है और एक हम लोगों का फ्लोरीन और क्लोरीन पेयर है। ये दोनों एक्सेप्शन के पेयर हैं, ठीक है ना। और इनको हमको डिस्कस करना है। चलिए पहले शुरू करते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, बट एक्चुअली होती क्या है, ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? तो पहले हम पहले पेयर को ले रहे हैं कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ सल्फर इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसको बल्कि हम अलग से क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख भी दे रहे हैं। क्वेश्चन अपना हम लोग क्या डिस्कस हम ले करने जा रहे हैं कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ सल्फर इज हायर, अधिक है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये अधिक क्यों है? ठीक, इसका आंसर छिपा हुआ है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज में। देखिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर से कितना होता है आप जानते हैं, 8 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यही होता है ना। अच्छा, अगर आपको 2n² लॉ अगर मालूम है, यानी किसी भी सेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 2n² होती है, हम सब जानते हैं, जहां n क्या नंबर ऑफ सेल है। और इसके हिसाब से जो सेकंड सेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 8 की होगी ना, 2n² 8 होगा। तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितने की है, 8 की है, और हैं इलेक्ट्रॉन कितने, 6। यानी ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी वैलेंस सेल सेकेंड नंबर पे है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और 2n² लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि ऑलरेडी 6 यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये बात हो गई, क्लियर है, इजी है। अब मान लिया हम आ जाते हैं सल्फर पर। तो सल्फर में हम क्या देखेंगे कि सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है आप जानते हैं 16, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 एंड 6, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप से होते हैं, तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन का, वही होता है सल्फर का। यानी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सल्फर के भी आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो सल्फर की वैलेंस सेल है वो 3rd नंबर की है। देखिए, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल हो गई। और अगर 2n² लॉ हम अप्लाई करते हैं तो 3rd सेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 18 होती है, याद करिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी सल्फर के आउटर मोस्ट सेल जो कि 3rd सेल होती है, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी बड़ी सेल है, और हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में, जो कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जो सेकंड नंबर की सेल आप देख रहे हैं, जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी केवल 8 है, मतलब छोटी सेल है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो देख रहे हैं सेम नंबर है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं सल्फर के भी वैलेंस सेल में, लेकिन सल्फर की वैलेंस सेल 3rd नंबर की है, जो कंपैरेटिवली लार्जर है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन की है।
तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं फिगर जरा दिखाना चाहूं ऑक्सीजन में, तो आप क्या देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का मान लिया हम करेंगे, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये मान लीजिए हो गई फर्स्ट सेल और ये हो गई सेकेंड सेल, ये हो गई और सेकेंड सेल। जबकि हम सल्फर में अगर आते हैं तो सल्फर में आप देख रहे हैं यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर सल्फर के केस में बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसका न्यूक्लियस हो गया और मान लीजिए इसकी ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए इसकी फर्स्ट सेल हो गई, इसकी सेकेंड सेल हो गई और इसकी थर्ड सेल हो गई। ध्यान दीजिएगा सल्फर में थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब देखना क्या है आपको कि ऑक्सीजन के सेकेंड सेल में, ध्यान दीजिए फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल है, इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 6 हैं। मानिए इलेक्ट्रॉन को अगर हम दिखाते हैं सर्कल से, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार अगर हम सल्फर में आते हैं तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं। देखिए मान लिया हमने दिखाया ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये मान लिया पर हो गया थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स, ये हो गया। यानी दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन की जो सेल है वो सेकेंड सेल है, यानी ये छोटी सेल है जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी केवल 6 है। और सल्फर में क्या देख रहे हैं, ये थर्ड नंबर की सेल है जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी 18 की 18 की है। आप यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए एक छोटा रूम हो उसमें 6 लोग बैठे हों और एक बड़ा रूम हो वहां भी 6 लोग ही बैठे हों, यानी नंबर ऑफ पर्सन दोनों में सेम है 6 एंड 6, बट एक रूम आपका स्मॉलर रूम है जहां की मैक्सिमम कैपेसिटी केवल 8 की है और एक रूम आपका लार्जर रूम है जिसकी कैपेसिटी 18 लोगों के 18 पर्सन की है। तो अब देखा जाए कि लोगों की भीड़ कहाँ अधिक है ना। तो आप देख रहे हैं जो रूम छोटा है जहाँ पे खाली 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जगह है, उसमें 6 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यानी वहाँ लोगों की भीड़ कंपैरेटिवली अधिक है। और जो रूम आपका बड़ा रूम है जिसकी कैपेसिटी 18 पर्सन की 18 लोगों की है, लेकिन वहाँ पे आप देखें खाली 6 लोग बैठे हैं, इसका मतलब बड़े रूम में लोगों की भीड़ कम है और छोटे रूम में लोगों की भीड़ अधिक है। तो लोगों की जगह पे आप क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक क्राउड अधिक है ना, जबकि सल्फर में इलेक्ट्रॉनिक क्राउड क्या है, कम है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन में भी हैं एंड सेम 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सल्फर भी हैं। लेकिन सल्फर की सेल क्या है, बड़ी है, बड़ा रूम है, और ऑक्सीजन का रूम क्या है, छोटा है। अब याद करिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो आप जानते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इजिली इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है। आप जरा देखिए कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की क्राउड अधिक है ना, क्राउड अधिक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है वहां पर भी आप देख रहे हैं माइनस चार्ज ही है ना, और जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वहां भी माइनस चार्ज है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उसके एंटर करने को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, उसका विरोध करेंगे। यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक क्राउड हाई होने के नाते इलेक्ट्रॉन एंटर करने की टेंडेंसी क्या है, कम है। जबकि देख रहे हैं सल्फर में क्या है, यहाँ पे रूम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन की जो भीड़ है, क्राउड है, डेंसिटी है काफी कम है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहेगा तो इसको ज्यादा अपोज नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए सल्फर में जहां पर आउटर मोस्ट सेल बड़ी है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्राउड कंपैरेटिवली कम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री कंपैरेटिवली इजी होगी। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि हाउ इजिली एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी एटम के बाहरी सेल में कितना आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि सेल क्या है, बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की भीड़ या क्राउड कम है, इसलिए सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री इजियर है, और इसीलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से कंपैरेटिवली अधिक होती है। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर करने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाई है, जहां इलेक्ट्रॉन एंटर करना इजियर है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हायर होती है। यानी इजियर द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग टेंडेंसी
हायर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जहां इलेक्ट्रॉन एंटर करना आसान होता है या वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होती है। और यही रीजन है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से हाई होती है, हालांकि सल्फर क्या होता है, ग्रुप में नीचे होता है ऑक्सीजन से। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। बताइए, आप रिप्लाई करिए, क्या आप लोग अभी एक्सप्लेन कर पाएंगे आसानी से कि सल्फर क्या है, सल्फर ग्रुप में नीचे है, फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। सेम एक्सप्लेनेशन हम अप्लाई करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन पेयर पर भी। फ्लोरीन और क्लोरीन पेयर पर भी सेम एप्लीकेशन अप्लाई होगा, बस अंतर इतना सा होगा कि फ्लोरीन अगर यहां पर करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 7 पीरियड का 7 ग्रुप का एलिमेंट आपका है ना, तो वहां पर बात वही रहेगी। तो सेम एप्लीकेशन इज आल्सो, यानी सेम रीजन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ठीक है ना? तो हम इसको दिखा दे रहे हैं आपको। सेम यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, बात क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों हाई होती है देन फ्लोरीन, यही ना। और इनफैक्ट हमने तो आपसे भी कहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है, सबसे अधिक होती है। रीजन सेम है, यहाँ पर देख लीजिए कि फ्लोरीन आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप जानते हैं 9 होता है, 9। कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 2n स्क्वायर ला अप्लाई कर दीजिए, तो सेकेंड सेल में कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप जानते हैं 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 8 की है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 7। क्लोरीन पे अगर आप आते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर आप जानते होता है 17, और कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8 and 7, यही हो जाएगा, हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी चूंकि थर्ड सेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब आप देखिए ऐसा 18 की कैपेसिटी है और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे 8 की कैपेसिटी है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि जो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में जहां पर आप देख रहे हैं बड़ी सेल है, थर्ड नंबर की सेल है, जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, काफी अधिक है, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वहां पे खाली 7 इलेक्ट्रॉन है। जबकि फ्लोरीन में देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर की सेल आप जानते हैं यहाँ पर वैलेंस सेल होती है, कंपेरेटिवली स्मॉल साइज की सेल है, जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ओनली 8 की है। तो आप खुद सोचिए, ऐसा कोई रूम हो जहां पर केवल 8%, 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो और 7 ऑलरेडी बैठे हुए हैं। यहाँ क्या रूम बड़ा है, 18 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, खाली 7 लोग बैठे हुए हैं, यानी लोगों की जो भीड़ है वो कहाँ अधिक है, तो आप देख रहे हैं जो रूम छोटा है ना। तो भीड़ मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउड की हम बात कर लें तो इसका मतलब कि फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कैपेसिटी है 8 की और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 7, यानी यहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, यानी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में ओवर क्राउडिंग होने के नाते एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एंट्री डिफिकल्ट होगी। जबकि देख रहे हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कोई क्राउड है ही नहीं है, भाई 18 की के लिए जगह है और खाली 7 प्रेजेंट हैं, यहाँ पे क्राउड आप कह सकते हैं कि मिनिमम है। इसलिए अगर क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहेगा तो आसानी से एंटर कर जाएगा। और एक बात और जानते हैं कि क्लोरीन की सबसे अधिक इसलिए होती है कि ऑलरेडी आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और खाली 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अगर और पा जाए तो इसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जानते हैं बिल्कुल आर्गन जैसा हो जाएगा, नोबल गैस जैसा हो जाएगा। तो इसलिए भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टिंग या जो गेनिंग टेंडेंसी है वो सबसे अधिक होती है। तो जो बात आपने कहा था ऑक्सीजन और सल्फर के केस में, सेम रीजन आप यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे, और यही 2 पेयर्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन मिलता है, और इसलिए दोनों पेयर हमारे लिए क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने रीजन सहित आपको सारी बातें बता दिया। आई होप कि अब आपको ना तो ये एग्जाम्पल भूलेगा और न ही आपको ये एक्सप्लेनेशन भूलेगा। तो क्या रीजन है, सल्फर की बात हो चाहे क्लोरीन की बात हो, इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की क्राउड बहुत ही कम है, और जहां इलेक्ट्रॉनिक क्राउड कम होती है वहां इलेक्ट्रॉन का एंटर करना आसान होता है।
भाई जिस रूम में लोगों की भीड़ कम है वहां पर किसी एक आदमी का आना आसान है, वहां पर प्रवेश करना, एंटर करना आसान है। वही बात यहाँ पर समझ रहे हैं कि सल्फर और क्लोरीन दोनों के केस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राउड मिनिमम है ही नहीं है भीड़ वहां पे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्राउड मिनिमम है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिनिमम है, वहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एंट्री ईजियर होगी। और जहाँ पे या जिस केस में जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो जितना आसानी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है वैलेंस शेल में, उतना ही हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है। ठीक है ना? आई थिंक कि आप लोग अब कोई डाउट आपका नहीं होगा और इस बात को आप लोग क्लियर कर चुके हैं। बोलिए आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दो पेयर जो एक्सेप्शन के हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को याद रखेंगे। देखिए मेरा आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि जितनी भी एक्सेप्शनल बातें हैं इनको आप समझ के और ढंग से एग्जाम हॉल में जाने के पहले इन पे ढंग से डिस्कशन कर लीजिए, सेल्फ डिस्कशन कर लिया करिए, खुद सोच लिया करिए कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा फट से आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है ना? आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक बात और याद करिए, हम जब डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहां क्या कहा था? वहां कहा था कि मैक्सिमम केस में यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when an extra electron is added in the valence shell of an isolated gaseous atom। सामान्य भाषा में बात करें तो हम लोग यही कहते कि किसी भी एटम में मान लीजिए अगर इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा होता है। लेकिन हमने कहा कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि जहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होता है बल्कि उल्टे सप्लाई करनी पड़ती है ना? और इसीलिए हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को हटा के हमने क्या कहा था कि हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड। चेंज में दोनों आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी आ जाएगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर्ड भी या सप्लाइड भी आ जाएगा। तो अब यह देखिए कि हम ये कैसे पता करें किस ग्राउंड पे ऐसा होता है कि कहीं एनर्जी रिलीज होती है और क्यों होता है कहीं पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कहीं कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और कहीं कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो हम दो बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनमें से एक में हम देखेंगे कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है और एक में देखते हैं एनर्जी वहाँ पे सप्लाई करनी पड़ती है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पहले क्लोरीन का। ये हमारा है क्लोरीन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जानते क्या होता है? यहाँ पर होता है 2, 8 एंड 7। एटॉमिक नंबर इसका होता है आप जानते हैं 17। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गया तो आप जानते हैं कि अब ये हो जाएगा Cl- और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कुल 18 हो जाएंगे ना, और इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड 8। ये हो जाएगा। पहले क्या था? 2, 8 एंड 7 था। अब यहां देख रहे हैं 2, 8 एंड 8 हो गया। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी का एनर्जी से इनवर्स रिलेशन होता है। ये बात आप याद रखिएगा। हमने आपसे कहा क्या कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एनर्जी। ये बात आप याद रखिएगा। एनर्जी का स्टेबिलिटी से इनवर्स रिलेशन है। अब आप जरा देखिए, जो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बना दे रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसका कन्फिगरेशन हो गया 2, 8 एंड 8। और आप जानते हैं नोबल गैस आर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और हम सब जानते हैं कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो मोर स्टेबल हो गया। इसका मतलब कि यहाँ कन्फिगरेशन कैसा है? मोर। यानी यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो गई? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है? हाई है ना? आप देखिए स्टेबिलिटी यहाँ पे हाई है क्योंकि देख रहे हैं बिल्कुल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और जब स्टेबिलिटी हाई होगी तो एनर्जी क्या होगी? आप देख रहे हैं अब यहाँ पे जो एनर्जी है तो आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, है ना? क्योंकि स्टेबिलिटी का एनर्जी होता है इनवर्स रिलेशन।
तो जब इसका स्टेबिलिटी हाई हो गया, बिल्कुल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब यहाँ पे आइए, क्लोरीन जो एटम है, आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोई नोबल गैस कन्फिग्रेशन है नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ स्टेबिलिटी हो गई लो, कंपैरेटिवली यहाँ स्टेबिलिटी हो गई लो, यहाँ जो स्टेबिलिटी है वो लो है, स्टेबिलिटी यहाँ पे लो है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, एनर्जी यहाँ पर हो गई हाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लोरीन बदलता है क्लोराइड आयन में बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो उस समय क्या होता है कि एक जो ध्यान दीजिएगा, एक जो हायर एनर्जी सिस्टम है, इस बात पे आप फोकस करेंगे कि उस कंडीशन में क्या होता है, एक हायर एनर्जी सिस्टम क्या होता है, लोअर एनर्जी सिस्टम में कन्वर्ट होता है ना। हाई एनर्जी वाला बदलता है लो एनर्जी में। और आप जरा खुद सोचिए कि अगर हायर एनर्जी वाला लोअर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो उस समय एनर्जी रिलीज होगी अथवा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। खुद जरा सोचिए आप कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जब आप किसी रूम में एंटर कर रहे हैं, ठीक, तो रूम में एंटर करने के पहले आपके पास, आपके पॉकेट में पैसा अधिक था, रुपए ज्यादा थे, मान लीजिए करें 1000 थे, और रूम में जब एंटर कर गए तो अमाउंट ऑफ मनी घट के मान ली 500 हो गया। तो हम रूम के बाहर थे तो हमारे जेब में 1000 रुपीज थे, और जब हम रूम में एंटर किए तो हमारे पास पैसा घट के 500 हो गया। इसका मतलब कि जब हम रूम में एंटर किए क्या हुआ, हमारा 500 क्या हुआ, लॉस हुआ, बाहर निकला। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन के पास क्या एनर्जी यहाँ पे क्या है, हाई है, और यहाँ एनर्जी क्या देख रहे हैं कि लो है। तो इसका मतलब जब Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, तो उस समय क्या होगा, हायर एनर्जी सिस्टम मतलब क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा होगा, लोअर एनर्जी सिस्टम मतलब क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। और जब यानी एनर्जी घटेगी, और यानी हाई से लो में कन्वर्ट, देखिए हाई से लो में बदल रही एनर्जी, और हाई से लो में एनर्जी तभी न बदलेगी जब एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ क्या कहेंगे आप, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप कह रहे हैं कि जब क्लोरीन, या मेजॉरिटी ऑफ केस में ऐसा ही होता है कि जहां जहां आपको लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल हो जाता है, तो याद रखिए आप ये लाभ याद कर लीजिए आप लोग कि एनर्जी का स्टेबिलिटी से इनवर्स रिलेशन होता है, एनर्जी का स्टेबिलिटी से इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपसे कोई पूछे कि जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है, तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिए। आप देख रहे हैं इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या है, लो है, एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन यही क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 एंड 8 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो। और आप देख रहे हैं आर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी स्टेबिलिटी यहाँ पर हो गई हाई, एनर्जी हो गई लो, यानी कि अब क्या हो रहा है, हायर एनर्जी वाला सिस्टम जो है वो लो में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हाई से एनर्जी घट के लो हो रही है, तो निश्चित रूप से एनर्जी का लॉस हुआ होगा, एनर्जी निकलेगी, तभी तो हायर एनर्जी वाला सिस्टम बदल जाएगा लोअर एनर्जी सिस्टम में, ठीक। आई होप कि अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्लोरीन जब क्लोराइड आयन में बदलता है तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है, या मेजॉरिटी ऑफ केसेज में जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एंटर करता है तो क्यों एनर्जी रिलीज होती है, उसका एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ केसेज में एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द वैलेंस शेल। ये बात तो हो गई कि क्यों एनर्जी रिलीज होती है। अब हमने कहा कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि इसका उल्टा भी होता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और सप्लाई कब करनी पड़ेगी, तो आप खुद सोच लीजिए जरा सा, एनर्जी अगर सप्लाई करनी पड़ रही है यानी एनर्जी से हमको बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर कहीं कोई ऐसा आपको एग्जांपल अगर मिल जाए कि जहां पर पहले एनर्जी कम थी और बाद में एनर्जी बढ़ गई, तो अगर एक लोअर एनर्जी सिस्टम बदलता है हायर एनर्जी सिस्टम में, तो वहां पर आपको एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं, आपके एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली वाले, ठीक है ना। तो वही इसके एग्जांपल्स आप रटे रहिए, आज सारी करिए बातें, सारी बात समझिए, बातों को यहाँ पे रिवाइज करिए।
लेकिन आप याद रखिए कि जब एग्जाम हॉल में आप पहुंचे तो उसके पहले सारी बातें कई बार पढ़ चुके हों, कई बार प्रैक्टिस हो चुकी हो, ताकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न लिखना पड़े। भाई अलग बात है कि मान लीजिए इनकेस अगर हमको भूल गया है और हम सिस्टम अगर जानते हैं, हमको तरीका मालूम है, तो हम लिख के एक्सप्लेन तो कर ही लेंगे, आंसर तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा हमारा। तो मेरा आप लोगों से एडवाइस यही है कि इन सारी बातों की प्रैक्टिस ढंग से करिए, ताकि जैसे ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन दिखे फट से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बिना, कुछ भी सोचे बिना, तुरंत आप अपना जो OMR शीट है आपका, जो वहाँ पर जो बबल है वो ब्लैक या ग्रीन जो भी करना हो कर डालिए। ठीक है ना। चलिए आते हैं जहाँ पे एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ती है। आ जाइए नाइट्रोजन के पास। एन या एन फैमिली का कोई एलिमेंट ले लीजिए, सबकी यही कहानी है। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या है कि एन का आप जानते हैं कन्फिग्रेशन क्या यहाँ पर होता है, आप जानते हैं S2 और P3 यही होता है, याद करिए S2P3 होता है। नाइट्रोजन फैमिली मेंबर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, S2P3 होता है। और आप साफ साफ जान रहे हैं, हमने पढ़ा भी है कि जहां पे ऑर्बिटल हमारे फुल फिल्ड हो अथवा हाफ फिल्ड हो, वहां पे कन्फिग्रेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन या इस फैमिली का कोई मेंबर हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, कोई भी अगर आपका मेंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ की जो स्टेबिलिटी है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, हाई है। स्टेबिलिटी यहाँ पे हाई है ना। और जब स्टेबिलिटी हाई तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे लो हो गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है एनर्जी का इनवर्स होती है। एनर्जी यहाँ पर हो गया लो, या लोअर एनर्जी यहाँ पर हो गई। अब जरा सोचिए कि अगर ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, मान लें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, तो उस कंडीशन जानते हैं क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा n माइनस आयन बन जाएगा। और अब आप देख रहे हैं इसके p सब सेल में p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एंटर कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा तो आप जानते हैं इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा S2P4 हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा S2 and P4 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि S2P4 में आप देख रहे हैं P में क्या देख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ना तो ये हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो गई, लो हो गई। तब आप कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, लो। स्टेबिलिटी यहाँ पे लो हो गई, लो हो गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाई हो जाएगी। स्टेबिलिटी यहाँ पे लो हो गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाई हो जाएगी, एनर्जी यहाँ पे हायर हो गई। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जिस समय नाइट्रोजन या इस फैमिली का कोई भी मेंबर अगर एक इलेक्ट्रॉन ले करके अगर एनायन बनाता है, तो उस समय क्या हो रहा है कि एक जो लोअर एनर्जी सिस्टम है किसमें बदल रहा है, यहाँ पे हायर एनर्जी सिस्टम में बदल रहा है। लोअर बदल रहा है किसमें, हायर में। और अगर लोअर एनर्जी सिस्टम हायर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे एंटर करेगी। यानी अगर हम यहाँ पे एनर्जी डालेंगे, जब एनर्जी यहाँ पे एंटर करेगी तभी तो लो से बढ़ के हाई हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन या इस फैमिली का कोई भी मेंबर है, तो जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना होता है, आप ध्यान देते हैं, तो एनर्जी क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी यहाँ पे देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको याद करना पड़े कि कहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो वहाँ पे याद करिए हैलोजन फैमिली। हालांकि अधिकांश जगह पे एनर्जी रिलीज ही होती है, और कहाँ पे सप्लाई करनी पड़ती है तो आपको एग्जाम्पल आना चाहिए कहाँ का, एन फैमिली का। यानी कि मतलब ये हुआ कि जहाँ पर स्टेबिलिटी पहले हाई है बाद में लो हो जाती है, वहीं पर आपको एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सेप्शंस हैं उनका हमने आसानी से आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। और देखिएगा बड़े आसानी से इतने से आपको एक क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में मिल जाता है। आई होप कि ये सारी बातें आपने समझ लिया होगा। तो आगे किसी चीज़ के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।